बताई है। आप लोग सब जितने नर्सिंग की पर्सनालिटीज़ यहाँ बैठे हैं, क्योंकि मैं एक नर्स हूँ इसलिए नर्सिंग वाली बात करने के लिए मैं आई हूँ। मुझे बोला गया है ऑस्टमी केयर के बारे में बताना, और इतना इन्फेक्शन कंट्रोल के बीच में ऑस्टमी केयर का आ गया तो मैं थोड़ी गड़बड़ा गई। एनी हाउ, इट्स अ चैलेंजिंग सब्जेक्ट एंड नर्सिंग केयर के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे फील्ड में जब हम जाते हॉस्पिटल में, अभी बताया गया कि हॉस्पिटल इन्फेक्शन में हम लोगों को कितना केयरफुल रहना है और क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, सब बातें हमने समझा है। पर जब तक हम प्रैक्टिकली कुछ ना करेंगे उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो मैं एक बात बोलना मांगती हूँ इससे पहले कि मैं सब्जेक्ट के ऊपर जाऊँ। मैं जब भिलाई में थी, 25 साल भिलाई स्टील प्लांट की वर्कर हूँ मैं, और वहाँ पे मेरी डायरेक्टर मैडम थी डॉक्टर उमा मैडम, जो कि पीडियाट्रिशियन थी। पर उनके एक शब्द जो है वो मेरे को आज भी इतने साल के बाद याद रहते हैं। वो हमेशा कहती थी कि हम लोग जब हॉस्पिटल जाते हैं ना, बहुत तैयार होके जाते हैं, हमारे पास टाइम रहता है, हम अच्छे से तैयार होते हैं, हमें मालूम है हम 8 घंटे के लिए जा रहे हैं, 12 घंटे के लिए जा रहे हैं। पर हमारा जो मरीज आता है वो बेचारा मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहता है। वो अचानक रोड में जाता है नौकरी के लिए, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, या अचानक कुछ होता है उसका हार्ट अटैक हो जाता है, अचानक पेट दर्द होता है उसका ऑपरेशन इमरजेंसी में लिया जाता है। वो बेचारा जानता ही नहीं मैं कि अभी घर जाके वापस लौटूंगा कि नहीं। तो जब उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता वो एक ही चीज़ के लिए जाता है, मैं यहाँ से अपने घर कब वापस जाऊँ, क्या मैं ज़िंदा जाऊँगा कि नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारे नर्सिंग प्रोफेशन के लिए बहुत ही बड़ा वैल्यू देने वाला है। हमारे लाइफ का एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो कि अभी महात्मा गांधी जी ने भी कहा था, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। हम लोगों को जो है, हमारे जो दुकानों में जो कस्टमर्स आते हैं उनको खुश कैसे करा जाता है। तो हमारे नर्सिंग में हमको जो पढ़ाया जाता है, हमारे आदरणीय प्रिंसिपल महोदया और टीचर लोग और जितने लोग आपको पढ़ाते हैं ना, वो इसलिए नहीं पढ़ाते कि आपको कुछ पढ़ा दिया, आपने कुछ पढ़ लिया, आपने नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है बच्चों। क्योंकि जो भी मरीज आता है आपके अंडर में आता है और ये सोच के आता है ये मेरे को जिंदा घर पहुंचाएगा, और जो है वो शरीर जैसा है वैसी की वैसी मिल जाए तो अच्छा है। पर कुछ नुकसान भी होता है तो उसे आशा रहता है कि उसके द्वारा भी वो जीवन को रिहेबिलिटेट करके आगे बढ़ सकता है। सो लेट अस कम टू द पॉइंट। स्टोमा केयर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वी ऑल नो अबाउट स्टोमा केयर, दैट इज़ वेरी कॉमनली, ऑफ कोर्स स्टोमा मतलब आप सबको मालूम है, इट्स ओपनिंग, सर्जिकल ओपनिंग होता है, और कुछ लोग इसको माउथ भी बोलते हैं। और मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि आधा घंटा है तो बहुत जल्दी बोलना पड़ता है, मैं बोलती ज़्यादा हूँ तो अब कम करना पड़ेगा मेरे को, सॉरी। तो स्टोमा केयर मतलब जो ओपनिंग किया गया है अपने बॉडी के अंदर, आर्टिफिशियल ओपनिंग जो कि सर्जरी के द्वारा किया गया है, तो हमारे को उसको ध्यान रखना है। ऑलरेडी आदरणीय सक्सेना साहब और जो मैडम लोगों ने सब बहुत अच्छा बताया है कि सर्जिकल ओपनिंग में भी बहुत इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो हमारे पेशेंट को हमको तैयार करना है एज ए नर्स। हम वो स्टोमा होने वाले पेशेंट जब हमारे वार्ड में आता है और विभिन्न कारणों से उनको स्टोमा होता है, मे बी सम कैंसरस ग्रोथ, ट्यूमर ग्रोथ और सम ऑब्स्ट्रक्शन, देयर मे बी मेनी अदर रीजंस, some infection previously also, some ulcerative colitis or something, whatever it is, but they have to undergo, because 2 रीज़न से स्टोमा किया जाता है। या तो उसका जो फीकल मैटर है उसको बाहर निकालना है एक्सक्रीटरी पर्पस से, या फिर फीडिंग पर्पस से भी किया जाता है। क्योंकि उसका स्टमक में यदि कभी कुछ हो गया तो वो तो मुंह से खाना नहीं खा पाएगा, उसको ईसोफेगस में या स्टमक में भी कुछ होता है तो डायरेक्ट फीडिंग करना पड़ता है। तो हमारे को दोनों पॉइंट पे बहुत ध्यान देना है, पर मेनली जो है कोलोस्टमी और इलियोस्टमी हम उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। ये मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है, वैसे बहुत सारे ओपनिंग होते हैं तो अपन कोई भी चीज़ याद करते हैं, सिस्टमेटिकली याद करो तो याद हो जाता है। यहाँ तो कोई ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं दिख रहे, सब जवान और मैच्योर लोग दिख रहे हैं, सब जानते हैं। फिर भी ब्रेन में है तो ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, उसको खोलना है तो क्रेनियोटमी होता है, ट्रेकियोस्टमी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कुछ हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इमरजेंसी रहती है, ये बहुत कम होता है फिर भी करना पड़ता है, मेजर सर्जरी कुछ होता है
तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ओपन करने के लिए होता है। गैस्ट्रोस्टमी भी आप जानते हैं, कोलोस्टमी, जिजनोस्टमी, इलियोस्टमी और यूरोस्टमी। तो इस तरह जो है इसको थोड़ा सा डिवाइड किया है। और हम देखते हैं कि ये मेरे पास अभी टाइम नहीं कि ये सबके लिए अलग अलग बोलूँ, पर शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि ब्रेन में ओपन इसलिए करते हैं, कभी किसी कारण से, एक्सीडेंट के कारण से कुछ हो जाता है और ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसके कारण बहुत सारा न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पेशेंट फेस करते हैं। तो उसको ओपन करके जो उसका क्रेनियल का आउटर जो स्कल का बोन है उसको हटाया जाता है। इट हैज़ बीन रिमूव्ड एंड सो दे इट्स अ डायग्नोस्टिक पर्पस एज वेल एज रिमूविंग द रीजन्स ऑल्सो। फिर आप ट्रेकियोस्टमी में भी देखते हैं कि कोई भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है, इमरजेंसी में कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, या कोई ओरल सर्जरी होता है, डिफरेंट रीजंस रहते हैं, तो ट्रेकियोस्टमी करते हैं। वो स्पेशल केयर रहता है, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, आखिरी में जाएंगे, पहले ऑस्टमी, कोलोस्टमी और उसी के ऊपर जाएंगे मेनली। ये गैस्ट्रोस्टमी फीडिंग के लिए मैंने ये करा था। एब्डोमेन के अंदर, स्टमक के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है, ट्यूमर होता है, मेनी रीजंस, पेप्टिक अल्सर या कोई भी ऐसे रीजंस रहते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर, उस समय भी जो है कैंसर के कारण जो है कई बार स्टमक को कभी निकाला, एक्टमी मतलब आप लोगों को वो सब बताने की ज़रूरत नहीं है, एक्टमी मतलब निकाला जाता है, ऑटमी मतलब सिर्फ खोलते हैं टेम्प्ररी, ऑस्टमी मतलब जो परमानेंट, उसमें भी टेम्प्ररी और परमानेंट रहता है। तो ये उस समय ये फीडिंग करते हैं। इट कैन बी टेम्प्ररी, इट कैन बी परमानेंट ऑल्सो, इट ऑल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ पेशेंट एंड टाइप ऑफ disease and type of surgery also. It's all decision of doctors after doing diagnosis and all, they take this decision. फिर हम असली में आते हैं। मैं थोड़ा सा बताना मांगती हूँ। आप देख रहे हैं ये राइट साइड में जो है असेंडिंग कॉलन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, और ट्रांसवर्स है, फिर डिसेंडिंग है, और उसके बाद सिग्मोइड और फिर रेक्टम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा दिखाने की कोशिश करी है। आप सबको मालूम है, पर नर्सिंग केयर में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट। तो आप देख रहे हैं कि जो स्टमक रहता है, उसके बाद ड्यूडेनम रहता है, उसके बाद जिजेनम और फिर इलियम, और फिर जो है लार्ज इंटेस्टाइन में अपन एंटर होते हैं, जहाँ के बाद में पेप्टिक ये अपेंडिक्स भी रहता है। तो ये जो रहता है, तो ड्यूडेनम और उसके बाद जो ज्यूजेनम रहता है उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, इसलिए ज्यूजेनास्टमी भी करते हैं। और उसके बाद ये जो नीचे इलियम सेक्टर रहता है, ये जो राइट साइड में रहता है, इलियक फोसा रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ से असेंडिंग लार्ज कॉलन जाता है, और कई बार ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो है क्या, अच्छा हाँ दिख गया होगा आपको, है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सबको मालूम होना चाहिए। आफ्टर हैविंग फूड एंड ऑल, आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, इट गोज़ टू लार्ज इंटेस्टाइन, एंड दैट इज़ वाई आफ्टर डाइजेशन ज़्यादा करके लिक्विड फॉर्म जो रहता है वो हमेशा असेंडिंग कॉलम में रहता है, लिक्विड फॉर्म। तो जब भी यहाँ का कोलोस्टमी होता है, तो यहाँ से जो भी निकलता है, पोस्ट ऑपरेटिवली हम इस विषय पे बात करेंगे, पर फिर भी अभी बात निकल गया तो मैं बता रही हूँ। यहाँ सारे जो है लिक्विड टाइप ऑफ आउटकम रहते हैं, जो भी एक्सक्रीशन जो निकलता है ये स्टोमा के अंदर से, ठीक है कि नहीं, ये थोड़ा याद रखना। फिर ट्रांसफर्स इसमें जो है, क्योंकि अब काफ़ी डाइजेशन हो जाता है और इसमें फूड जो है उसका लिक्विड फॉर्म जो है धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लगता है, एंड सो सेमी सॉलिड एक्सक्रीशन निकलता है यहाँ से। और फिर जैसे ये मोड से यहाँ फ्लैक्स रहता है, यहाँ पे यहाँ लीवर रहता है, यहाँ स्प्लीन और ये सब रहता है। तो ये जो फ्लैक्स रहता है यहाँ नीचे बनाया जाता है, और यहाँ से जो भी निकलता है वो सॉलिड टाइप ऑफ एक्सक्रीशन रहता है। ये तीन चीज़ याद रखना, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिवली जो सीक्रेशन निकलता है उसके ऊपर ही पेशेंट का केयर का ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग थोड़ा सा प्री ऑपरेटिव केयर को थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि 15 मिनट ही बच रहा, टाइम देख के मेरे को थोड़ी घबराहट हो रही, तो सॉरी, मैं भी टाइम पास नहीं कर रही हूँ, पर मैं चाह रही हूँ आप सीरियस मत रहिए, थोड़ा मुस्कुराइए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसा बोल रही हूँ। सो प्री ऑपरेटिव, एवरी पेशेंट, एज आई टोल्ड यू,
साइकोलॉजिकली दे आर वेरी डिस्टर्ब। सो एज ए नर्स हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं अपने सब्जेक्ट में। वो पढ़ने का मेन रीज़न यही है, दो सब्जेक्ट हम बहुत पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। वाई वी स्टडी? बिकॉज वी शुड अंडरस्टैंड आवर पेशेंट, दे आर सोशल एनिमल, सोशल सोसाइटी से आ रहे हैं। उसके हाथ में उसका पूरा परिवार है, उसके हाथ में उसका पूरा जॉब है, उसके हाथ में उसका बच्चा देखना है। इतना सारा स्ट्रेस लेके वो आ रहा है हॉस्पिटल में, और उसको कोई बोल रहा है आपका पेट काटा जाएगा, आपका जो है, आपका जो मोशन है, जो टट्टी है, आपके हिंदी भाषा में बोलो, वो बाहर निकालेंगे। और वो कैसे रहेगा? वो बोलता है मेरे को थैली लगाया जाएगा, बाप रे मैं थैली लेके कैसे घूमूंगा, यू नो। वो बहुत साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होता है, उसको बहुत डिसीजन लेने में टाइम लगता है। रिश्तेदार भी बोलते बाप रे ऐसा भी होता है क्या, यू नो। ये चीज़ों को उनको मेंटल प्रिपरेशन करना, ये बहुत हम लोगों को समझना है। इसलिए ये जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ना, इसका बहुत मीनिंग रहता है, क्योंकि कई लोग जो है दे आर नॉट इन मूड टू एक्सेप्ट सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। भले डॉक्टर्स लोग अच्छे से समझाते हैं, पर उनका तो मेन मुद्दा है किसी तरह वो ऑब्स्ट्रक्शन को निकालना और पेशेंट को एक रिलीज देना कि एक्सक्रीशन कहीं से भी निकले और उसका ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म होए। पर नर्सेस का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि वो उस ऑपरेशन को एक्सेप्ट करे और वो ट्रीटमेंट को लेके समाज में वापस जाए, क्योंकि कोई अस्पताल में रहकर अच्छा नहीं होने वाला है। उसका बैग तो लेके तो उसको वापस जाना है। वो जब आया था उसके पास कोई बैग ही नहीं था, वो नॉर्मल जाता था लैट्रिन बाथरूम। अब वो तो क्या है, बिस्तर पे भी बैग रहेगा, जहाँ समाज में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाएगा वहाँ पे भी बैग रखा रहेगा, तो वो उसका बांस आएगा। लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, आधी बीमारी तो यहीं चालू हो जाती। सो वी एज ए नर्स, इट्स आवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी साइकोलॉजिकल केयर देना, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है प्रिपेयर पेशेंट टू एक्सेप्ट that he is undergoing surgery. He may come back normally, he may not come back. Many decisions can be taken by doctors. So उनका जो कंसर्ट लिया जाता है, यूजुअली इट इज़ सेड कि डॉक्टर्स ही कंसर्ट ले तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। पर आज के ज़माने में हेल्थ टीम में हर एक को इसका नॉलेज होना चाहिए कि कंसर्ट लेते समय हमें क्या क्या पेशेंट को समझाना है। सो वी हैव टू give lot of importance in taking concern either by patient or by the relatives, that we have to take care. Then फिर हमारा जो है पार्ट प्रिपरेशन पे आता है। जैसे सर ने भी बताया है कि पार्ट प्रिपरेशन में जो है उसको मतलब मार्किंग करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ वो लेफ़्ट साइड के बजाय राइट साइड के बजाय वो अपर और लोअर और क्या है, क्योंकि कोलोस्टमी जो है तीनों पार्ट्स में होता है, तो कई बार गड़बड़ा जाते हैं। तो हमारे को इसलिए ये पोजीशन का एनाटमी, जिसकी एनाटमी बहुत अच्छी है, जिसका फिजियोलॉजी बहुत अच्छा है, वो नर्सिंग में उसको बहुत मदद मिलता है। इसीलिए हमारे फर्स्ट ईयर के अंदर जो सिलेबस में है एनाटमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये जो बेसिक सब्जेक्ट है वो छोटे फॉर्म में भले सिखाया जाता है, बट इट हैज़ लॉट ऑफ वैल्यू। और स्पेशली जो मेडसर्च के स्टूडेंट्स हैं, एमएससी नर्सिंग में हैं, उन लोग सब इसका कीमत समझ सकते हैं। और मैं भी मेडसर्च वाली हूँ, इसलिए मैं बहुत समझती हूँ कि एनाटमी और उसका स्ट्रक्चर, ऑर्गन, एक ऑर्गन जो है, जैसे कि यदि लीवर में कोई इन्फ्लामेशन है तो केवल लीवर में नहीं रहता इन्फ्लामेशन, लीवर से चारों तरफ कनेक्टेड जो रहता है, डायफ्राम रहता है, ऊपर हार्ट रहता है, लंग्स रहता है, और साइड में बहुत सारे जो कनेक्टिंग ऑर्गन्स है उससे कनेक्टेड ब्लड सर्कुलेशन रहते हैं, नर्वस सिस्टम रहते हैं। तो जो आसपास के ऑर्गन है उसमें भी इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। सो हम जब केयर करते हैं वी हैव टू गिव टाइम फॉर दैट ऑल्सो। तो ये बात को ध्यान रखना है। इसलिए एनाटॉमी का ज्ञान होना, मतलब वो पोजीशन है, राइट साइड में हो रहा है, लेफ़्ट साइड में हो रहा है, अपर साइड में हो रहा है, तो ये सब हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो प्री ऑपरेटिव में आपने पार्ट प्रिपरेशन कर लिया। पार्ट प्रिपरेशन यूजुअली जो है 1 हफ्ते पहले से यदि करे और उसको सेमी सॉलिड डाइट दे दे, जिससे कि सर्जरी के समय ज़्यादा प्रॉब्लम ना रहे। प्री प्रिपरेशन में जो एनिमा देते हैं या लग्जेटिव देते हैं, जो भी अलग अलग हॉस्पिटल के अलग अलग प्रोसीजर रहते हैं, पॉलिसीज़ रहते हैं, और अलग अलग बुक्स भी अलग अलग बातें करती है। हमारे ज़माने के लिए, मैं तो 1960 और 70 की पर्सनालिटी हूँ, तो मेरा ज्ञान आप लोगों के ज्ञान के सामने बिल्कुल नीचे है। मेरे पास इतना ज्ञान नहीं है आप लोगों के समान, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। मैंने सुना है रोबोट नर्सिंग भी आ रहा है, रोबोट आ रहा है, खाना खिलाने जा रहा है, वो सब कुछ करेगा। वो क्या करेगा क्या मालूम। पेशेंट को आप जितना भी, आदरणीय डॉक्टर साहब जो यहाँ के मैनेजमेंट के हेड है श्रीवास्तव सर जी, उन्होंने बहुत अच्छा एक हम लोगों को एक
एक वो खिड़कियाँ खोली कि बोले जब तक पेशेंट को हम मेरे को तो जब तक कोई छुएगा नहीं और बोलेगा नहीं बाबू तू अच्छा हो जाएगा, तेरा कुछ नहीं, तेरा सब भला होएगा। अपने को ये जो लोकल लैंग्वेज है, वो जिस भाषा में गांव वाले आते हैं, हमको उन भाषाओं का प्रयोग, मैं हिंदी में जानबूझ के बात कर रही हूँ क्योंकि हम पेशेंट के सामने जो है अंग्रेजी में बोलेंगे वो बेचारा कहाँ समझेगा, है ना। तो इसीलिए पेशेंट से जो रिलेशन रखना है वो लैंग्वेज का जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं हर एक नर्सेस को, मैं 1970 से पढ़ा रही हूँ बच्चों, तो मैं हमेशा बच्चों को कहती 5 चीज़, मेरा 5 स्केल मेरा वो रहता है इवेल्युएटरी। हर लैंग्वेज को सीखो, सिर्फ अंग्रेजी बोल के मत बैठो और अंग्रेजी नहीं आता बोल के पढ़ाई बंद मत करो। हर भाषा को सीखो, हिंदी सीखो, मराठी सीखो, मलयालम सीखो, तमिल सीखो, तेलुगु सीखो, जो सीखना सब सीखो, क्योंकि जैसा पेशेंट आपके पास आएगा आप उसकी भाषा में सिर्फ 4 लाइन भी बोल दे, वणकम एपड़ी इरका, बस वो इतना खुश हो जाएगा, अरे बाप रे ये तो भगवान का भेजा हुआ देवी आ गई है, अब मैं अच्छी हो जाऊंगी, मेरी भाषा वाली आई। यू नो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू, थैंक यू। ये तालियां खुद के लिए जब बजाना कि आपके कारण एक पेशेंट अच्छा होके गया, दैट इज़ द मेन थिंग। बोलने वाले आपको करोड़ों मिलेंगे मेरे भाइयों बहनों, बहुत लोग बोलते हैं, पर करना वाले भी चाहिए। वी हैव टू डू इट। और मैं जो आपके सामने खड़ी हूँ, मैंने पर्सनली पेशेंट्स केयर खूब करा, पर्सनली ओटी में वर्क किया है। एक एक स्टेप को मैं, जब डॉक्टर सर्जरी करते थे, मैं बोलती थी देखो ये फर्स्ट लेयर काट रहा है, सेकंड लेयर काट रहा है, थर्ड लेयर काट रहा है। डॉक्टर्स पलट के भी देखते हैं, बोलते हैं आप क्यों नहीं मेडिकल करा। मैंने कहा सब डॉक्टर बनेंगे, नर्स कौन बनेगा। अब बात निकली तो मैं बता रही हूँ, मेरी मदर खुद ही जो है गायनोकोलॉजिस्ट है, मेरा हस्बैंड खुद डॉक्टर है, मेरे परिवार में कोई नर्स अम्मा नहीं है, पर मैं आई एम वेरी प्राउड, आई एम ए नर्स। आई लिव फॉर नर्स, आई विल डाई फॉर नर्सिंग। तो ये है, मैं आगे जा रही हूँ क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ें। पोस्ट ऑपरेटिव हमको ध्यान रखना है कि पोस्ट ऑपरेटिव 3 चीज़ों पे खास ध्यान रखना है। स्किन, जो पेशेंट का ऑस्टोमी होने के बाद जो है स्किन के अंदर जो वेटनेस आ जाता है, हमेशा ऊजिंग रहता है, भले चाहे असेंडिंग में हो, असेंडिंग में तो बहुत ज़्यादा लिक्विड फॉर्म का यूज़ आउट होता है, उसके बाद जो है सेमी सॉलिड में बहुत कम रहता है, और सॉलिड में तो बाई चांस रहता नहीं है, पर यदि वो ठीक से नहीं निकले तो वहाँ भी डेंजरस है। तो इसलिए सेकंड पार्ट जो है इरिगेशन वाला पार्ट रहता है। हमारा इरिगेशन का करने का तरीका क्या रहता है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंस है इरिगेशन में कि हमको पूरा ध्यान रखना है। आप लोग फर्स्ट ईयर का ज्ञान जानते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा उसमें नहीं स्ट्रेस कर रही हूँ, परंतु कितने हाइट में करना है, 18 इंच से ज़्यादा हाइट में करेंगे तो फोर्सफुली लिक्विड अंदर जा सकता है, और जिसके कारण फिर अननेसेसरी जो है, जो फीकल मैटर है वो अननेसेसरी, वहाँ एब्डोमेन पेन रहता है, क्रैम्प्स रहता है, ऐसे सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल। और जो ये बैग्स यूज़ करते हैं, यूजुअली सर्जरी के बाद 1-2 दिन ज़्यादा नहीं करते हैं, उसके बाद जब करते हैं टाइप्स ऑफ बैग रहता है, हम वो तो डिपेंड करता है कौन से कंपनी से ख़रीदा। हर हॉस्पिटल वाले, हर डॉक्टर लोग जो है, उनका जो दुकान वालों से, कंपनी वालों से कांटेक्ट रहता तो बताते ये वाला बैग बहुत अच्छा है, ये वाला बैग अच्छा है। परंतु मैं वो महंगे बैग पे नहीं जाऊंगी। अगेन मैं इंडियन बन के इंडियन बैग पे जाऊंगी। मैं लॉन्ग बैग, मैंने CMC वेल्लोर में काम किया था और वहाँ पे हम लोग MSc कर रहे थे, तो मैं अपना एक्सपीरियंस 2 मिनट के लिए शेयर करूँगी। मैंने देखा इतने गरीब लोग आते हैं, इतने उनके पैसे जाते हैं नॉर्थ इंडिया से जब साउथ में जाते हैं, पर उस समय सर्जरी के लिए सब बहुत फेमस था। तो हम लोग ने एक काम किया था, ये एक किस्म का कड़ा रहता, कड़ा जानते हैं आप लोग? कड़ा मैं पहनती नहीं हूँ इसलिए मेरे पास नहीं है। तो कड़ा या चूड़ी जिसमें कि एक गैप रहता है, उसमें प्लास्टिक की थैलियाँ उस समय नई नई आई थी तो वही महंगी थी, उसको उसमें फंसा देते थे और उसमें 2 रस्सी जैसे बांध के यहाँ पे लगा दिया और ऐसा बांध देते थे। तो उससे क्या होता था कि पेशेंट का पैसा ज़्यादा नहीं जाता था और वो बार बार भी बदल सकता था। कई लोग जो है कहते हैं कि 1/3 भर जाए, 2/3 भर जाए तो फेंक देना चाहिए। अब सोचिए कि आप 2000 में बैग खरीदे, आप कितना फेंकेंगे भैया, हैं? नहीं फेंक सकते। सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस एज ए नर्स। इकोनॉमिकल हम लोगों को भी, हमको सिर्फ हॉस्पिटल का ज्ञान नहीं होना चाहिए, कौन से दुकान में मिलता है, कितना पैसे का रहता है। वी शुड बी वेरी रिसोर्सफुल. We should understand where they can get cheaper type of bags, so that if they have to throw or they have to wash frequently, these are different
purposes of the bag. So we have to keep in mind and we have to educate the patient health education में. And after bag के बाद उन लोग स्विमिंग भी कर सकते हैं, नहा भी सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, पर वो बैग के अंदर वाटर नहीं जाना चाहिए, ये हमको ध्यान रखना है. कई बार क्या होता है, ये एब्डोमेनल सर्जरी रहता है, यहाँ पे कोलोस्टमी का ओपनिंग रहता है, तो यहाँ का फीकल मैटर जो है इधर जा सकता है, यहाँ का कोई इन्फेक्शन है और वो इन्फेक्शन की बात हो रही है. ये इन्फेक्शन यदि हो गया तो कई बार जो मेन सर्जरी का जो स्टिचेस है वो खुलने लगता है, वो खुलने लगता है. इसीलिए उस समय, ये मैं बहुत पुरानी बात कर रही, अभी नई बात नहीं कर रही, अभी नया मेथड बहुत आ गया. तो पुराने ज़माने में स्टिकिंग प्लास्टर हुआ करता था, वो उसको ऊपर से यूँ चिपकाते थे और दोनों तरफ से गैप में रखते थे ऐसा वाला. तो उससे क्या होता था, यहाँ का जो यूजिंग होता था वो इधर नहीं जाता था और उसको कहते थे वाटर ब्रिज जैसे बनाते थे कि यहाँ का वाटर इधर नहीं जाए. तो ये कुछ कुछ जो है बहुत इकोनॉमिकल मेथड्स है और आज के ज़माने में है, अच्छे मेथड्स है, बहुत अच्छी बात है. टेक्नोलॉजी बदल गया है आपका. आजकल तो टीचिंग में भी टीचर की ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब आपको पढ़ा रहा है बोल के. तो ऐसा नहीं है, जब तक आप पेशेंट को नहीं छुएंगे, जब तक आप डायरेक्टली नहीं करेंगे बच्चों, आप कुछ नहीं कर सकते हैं. सो कोलोस्टमी केयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट केयर है. आपकी उपस्थिति बहुत ज़रूरत है. आपको पेशेंट को एक एक चीज़ समझाना है. ड्राई ड्रेसिंग कैसे करना है, वेट कोलोस्टमी होता है, ड्राई कोलोस्टमी होता है. तो ये डिफरेंस जिस रोज़ आप समझ जाएंगे, ये जितना भी हम बोलेंगे नहीं जमेगा. आपको पेशेंट के बीच में जाना बहुत ज़रूरी है. इसीलिए जब आप मेडसर्ज पोस्टिंग में जाते हैं, सर्जिकल वार्ड में जाते हैं, आजकल तो गैस्ट्रिक वार्ड अलग, जीआई वार्ड अलग हो गए होंगे, स्पेशलिटी के अनुसार सब अलग हो गया. पुराने ज़माने के डॉक्टर आँख को भी देखते थे, कान को भी देखते थे, सब कुछ देखते थे. आजकल यदि एक डॉक्टर के पास जाएंगे, वो बोलेंगे चमड़ी का प्रॉब्लम है, चमड़ी के डॉक्टर के पास जाओ. आँख का प्रॉब्लम, आँख के पास जाओ. बेचारा पेशेंट वो सुबह से आता, वो सब दिखाने के लिए सबके पीछे जाता है, तो 4 प्रॉब्लम और लेके घर पहुँच जाता है. सो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें अच्छी भी रहती हैं, कुछ बातें प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है, टाइम इशू हो जाता है. सो कोलोस्टमी केयर के अंदर हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कोलोस्टमी ओपनिंग जो है उसको बार बार उसको ऑब्जर्वेशन करना है कि नॉर्मल है कि नहीं. कई बार उसका कलरेशन जो है, यदि पिंक कलर है या रेड कलर है तो वो नॉर्मल है और वो कोलोस्टमी जो ओपनिंग है वो नॉर्मल है. परंतु यदि किसी कारण से वो थोड़ा सा पर्पल कलर हो गया या ब्लैक कलर हो गया, मतलब वहाँ ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं जा रहा है, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो ये कुछ बेसिक चीज़ों को ऑब्जर्व करना है. एंड वी हैव टू इन्फॉर्म डॉक्टर वेरी रेगुलरली. और क्यों? क्योंकि आप टाइम से इन्फॉर्म करेंगे, टाइम से उसका सब कुछ हो जाएगा, टाइम से उसको ऑक्सीजन मिलेगा और उसका ऑस्टमी का जो ओपनिंग है वो नॉर्मल होने का पूरा चांसेस रहता है. तो ये जो छोटी छोटी बेसिक केयर है, प्रायोरिटी नीड अपन बोलते हैं, आप लोग ने नर्सिंग प्रोसेस सीखा होगा, वहाँ प्रायोरिटी नीड को देखना पड़ता है और पेशेंट को समझना पड़ता है. तो इन चीज़ों पर आप देखिए और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरा पेशेंट का कोलोस्टमी ओपनिंग नॉर्मल रहे, उसके बाद उसका बैग उसको नॉर्मल फिट रहे और जब वो घर में जाए तो वो सेल्फ केयर करने के लायक रहे. तो ये इम्पॉर्टेंट जो आपका टारगेट आपका नर्सिंग केयर में, आप लोग बहुत ध्यान रखिए बच्चों. और इसमें देखना आपका पेशेंट जो है घर में जाता है ना, वो जितना डॉक्टर को याद नहीं करता है, वो उस चीज़ को याद करता है कि मेरे को प्रॉपर बैग